উধনিয়া কই খোপা কই দিলো নে বাंधिबा राती राती तूफानी ना है। तो क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन था, एक आप कह सकते हैं गैम्बल ही था। भीड़ से हटकर आपको कुछ करना होता है तो ऐसे फैकल्टीज चुनो जो भीड़ से हटकर पढ़ाते भी हैं। बच्चे पूछते हैं कि भाई सिर्फ सर यूट्यूब से पढ़ लेंगे या पेड भी लेना पड़ेगा। जितनी भी फैकल्टीज है सब नो नॉनसेंस है। पढ़ाई की बात होती है और कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई बेकार का मोटिवेशन कोट नहीं है। टेस्ट आपने प्रीलिम्स या मेंस के कितने कितने मॉक टेस्ट दिए और मॉक टेस्ट देना ही जरूरी है या साथ में एनालिसिस? सर एक्चुअली अपनी कंट्री में ये है कि भेड़ चाल बहुत है। कोई कह देता है ये फॉर्म फिल करो, वो कर देते हैं। तो एक बिगिनर ऐसी क्या गलतियां करता है जिससे उसे सिलेक्शन में बहुत देरी हो जाती है? 3 दिन सेंसलेस था और जब होश आया तो मुझे एडवाइस किया गया कि आपको बहुत लंबे टाइम तक एक बेड रेस्ट पे रहना है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑलिव बोर्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हमारे साथ हैं निरंजन जैन, जिन्होंने एसबीआई पीओ में ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या इन्होंने चैलेंजेस फेस किए हैं, कैसे इन्होंने अपनी प्रिपरेशन को इतना स्ट्रांग किया है। सारी चीजें आज हम इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले निरंजन जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो सर, मेरा नाम निरंजन जैन है। मैं असम से ही हूँ और ग्रेजुएशन के बाद मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की थी और उसमें मैं स्टेट पीसीएस में इंटरव्यू तक पहुँचा था, लेकिन बाद में क्योंकि नहीं हुआ तो मैंने स्विच किया, जॉब करनी शुरू की। एंड जॉब करते ही मैंने बैंकिंग के बारे में डिस्कवर किया एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स एंड रिसेंटली आई हैव क्वालिफाइड फॉर एसबीआई पीओ। निरंजन बताइए आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था और किस मतलब कब आपको ऐसा लगा कि आपको इस बैंकिंग की फील्ड में एक बार ट्राई करना चाहिए? मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड कॉमर्स से रहा। मैं जॉब के साथ प्रिपेयर करना सिविल सर्विस ही कर रहा था, लेकिन बाद में मैं एमबीए भी कर रहा था। सडनली इन 2022 आई रियलाइज़ कि एक बार देखते हैं बैंकिंग का अटेम्प्ट करना, तो तब से थोड़ा स्टार्ट किया। बट इन 2023 आई ड्रॉप द प्लान इन फॉर 6 months एंड आफ्टर जुलाई 2023 आई स्टार्टेड अगेन टू प्रिपेयर फॉर बैंक एग्जाम्स। ओके, ग्रेट। तो जैसे ही आपका एसबीआई पीओ एयर 1 आई, तो सबसे पहले आपने किसको बताया एंड क्या सबका रिएक्शन था? और जब आपने एग्ज़ाम क्लियर किया तो उसके पहले क्या मोटिवेशन था? किससे किससे आपने पहले से बोल रखा था कि हम एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे सर इस बार? सर ऐसा कुछ था नहीं माइंड में, क्योंकि मैं इतना प्री कंसीव नोशन लेकर नहीं जाता। मैं अपना बस 200% देने की कोशिश करता हूँ। और एग्ज़ाम से पहले क्योंकि मेरे पास काफ़ी दिक्कतें थी, हेल्थ के इश्यूज़ भी थे और क्योंकि जॉब के साथ था तो उतना टाइम भी नहीं था। बट जितना टाइम में मैं कर पा रहा था मैंने किया। और जब पता चला कि रैंक 1 आई है तो ऑब्वियसली पहले सोचा पेरेंट्स को बताऊं, बट मेरे पेरेंट्स बहुत बिजी थे। फादर वॉज इन बिजनेस, सो पहले मैंने सब टीचर्स को बताया एंड देन आई टॉक टू माई पेरेंट्स। तो कैसा रिएक्शन था फादर का? फादर का नॉर्मल नहीं था, मतलब खुश थे, बट उन्होंने कहा कि और अच्छा करो। आप आई गेस मुझे याद है आप ऑलरेडी एज अ आरबीआई असिस्टेंट वर्किंग है। तो आरबीआई असिस्टेंट जब बच्चा बन जाता है, जब आरबीआई ड्रीम जॉब होती है सभी की, तो किस चीज़ ने आपको ज़्यादा मोटिवेट किया कि यार मुझे अब एसबीआई पीओ करना चाहिए? इवन आरबीआई असिस्टेंट में ऑलरेडी आप वर्किंग है उसके बाद, तो किस चीज़ को आपने मतलब कौन सी चीज़ ऐसी थी जिससे आप ज़्यादा मोटिवेटेड हुए एसबीआई पीओ में आने के लिए? सर एक्चुअली ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से एसबीआई बेटर है। ऑल्दो लोग बोलते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर एंड ऑल, बट क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड फैमिली का रहा है, बिजनेस से रहा है और मैंने उस हसल को देखा है और किया भी है, तो मुझे वैसा प्रेशर उतना फील नहीं होता है। एंड समवेयर जो मेरे पर्सनल गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मुझे लगा कि एसबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा फुलफिल होंगे, या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे थोड़ा सा मुझे फील्ड में जाने का मौका मिले, लोगों से मिलने का मौका मिले, क्योंकि आरबीआई में उतना पब्लिक इंटरेक्शन नहीं है। तो समवेयर वो चीज़ मुझे लग रही थी कि एक मेरी नॉलेज को गेन करने में डेट्रीमेंटल हो रही थी, तो मुझे लगा कि एसबीआई बेटर है। चलिए, बढ़िया। तो जैसे एसबीआई पीओ आपने क्लियर किया, तो आपने कब से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया एंड कितने लिमिटेड टाइम में आप कितनी जल्दी चीज़ों को कवर कर सकते हैं? कैसे स्टूडेंट कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकता है, उसके बारे में कुछ बताइए। सर मैंने एक्चुअली दिसंबर में स्टार्ट किया था। सोच तो मैं अक्टूबर से ही रहा था, बट क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन था, एक आप कह सकते हैं गैम्बल ही था, सो मैं सबसे बात करके सबसे डिसीजन ले रहा था। और जब डिसाइड किया तो दिसंबर में किया और वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट की। और पता था 9 मार्च के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम था। टाइम बहुत कम था और पढ़ने के लिए बहुत बड़ा एक सिलेबस था मेरे सामने। पर ये था कि मेरी एक ऑप्टिमिस्टिक सोच रही कि मैं कर सकता हूँ, और क्योंकि मैंने पहले एग्ज़ाम क्लियर किए थे तो थोड़ा सा एक एज था। पर वही है कि एक चेंज आ गया, पूरा पैटर्न चेंज हुआ, तो थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी को रिवर्क किया। आई रीच्ड आउट टू संजय सर एंड शुभम सर यू, और एक जो ब्रीफ आप लोगों ने दिया था मुझे कि कितना क्या कर सकते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या होता है, मैंने बस उस पर फोकस किया और उसी तरह से प्रिपरेशन की और फाइनली इट वर्कड आउट।
जैसे कि आपने बताया कि आपने आई थिंक दिसंबर के आसपास प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और काफ़ी कम टाइम था आपके पास इस बैंकिंग एग्जाम्स एसबीआई पे वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम बैंकिंग जिसको क्रैक करने के लिए। तो आपकी इनिशियल प्रायोरिटीज़ क्या थी? इतने लिमिटेड टाइम में आपने कैसे मैनेज किया सभी सब्जेक्ट्स को? कि क्योंकि काफ़ी बच्चों का कहना होता है कि सर एसबीआई पीओ में हमें बहुत लंबा समय चाहिए होता है। हाँ, आपके पास पहले से एक्सपीरियंस था, बट आपने इस कम समय को कैसे यूटिलाइज़ किया? क्या आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ रही? जैसे ही मैंने सिलेबस देखा कि चेंजेस आए हैं, तो मैंने पहले चेंजेस को समझा और देखा कि इंग्लिश का जो वेटेज है प्री में ज़्यादा कर दिया, मेंस में कम कर दिया है। तो क्योंकि इंग्लिश मेरा एक एज था, मेरी फोर्टे था, तो मैंने उस पर ज़्यादा क्लासेस नहीं की। बस उन टॉपिक्स को कैच किया कि जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स थी, उनके कुछ लेक्चर्स देखे और पहले मैंने उसका सिलेबस कंप्लीट किया और फिर मैंने इंग्लिश के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ मॉक टेस्ट पर फोकस किया। क्वांट और रीजनिंग में मैंने थोड़ा-सा टाइम दिया क्योंकि इसका थोड़ा-सा क्या है कि प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। स्पेशली फॉर क्वांट, क्योंकि क्वांट में सिलेबस लेंदी है, काफ़ी चीज़ें पढ़नी होती है, तो मैंने क्लासेस के साथ-साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीखने के साथ-साथ प्रैक्टिस टाइम टू टाइम, एवरीडे जो चैप्टर पढ़ा उसकी प्रैक्टिस। और फिर जैसे ही 50 टू 60% सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया था, उसमें मैंने मॉक टेस्ट देने शुरू कर दिए, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के। और टॉपिक वाइज सेक्शनल बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, तो मैंने मॉक टेस्ट को लेकर काफ़ी प्रायोरिटी रखी और इस बार मैंने मॉक्स को एनालिसिस करने के लिए थोड़ा-सा अपनी जो स्ट्रैटेजी थी उसको चेंज किया, एक नए अपने तरीके से काफ़ी इनपुट्स लिए लोगों से एंड मैंने उसके बाद एनालिसिस किया और काफ़ी मुझे पता चला कि मेरे लूपहोल्स क्या हैं और उन पर वर्क किया। तो जैसा कि आपका एसबीआई पीओ एयर वन है, तो आपने बताया कि ऑलिव बोर्ड ने आपकी बहुत हेल्प की है। तो कैसा आपका ऑलिव बोर्ड के साथ एक्सपीरियंस रहा? क्या-क्या हेल्प आपको ऑलिव बोर्ड से मिली? उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे कि हॉलीवुड मॉक टेस्ट के लिए बहुत फेमस है, तो मॉक्स बहुत यूज़ किए मैंने और बाकी आपकी और संजय सर की क्लासेस काफ़ी ली, तो उनसे बहुत हेल्प मिली। तो ओवरऑल एक प्रिपरेशन में मुझे एक एज मिल गई, क्योंकि जिस तरह से आप क्वांट को लेते हैं और जैसे जैसे संजय सर रीजनिंग को लेते हैं, एक नज़रिया बदल जाता है और भीड़ से हटकर आपको कुछ करना होता है, तो ऐसे फैकल्टीज चुनो जो भीड़ से हटकर पढ़ाते भी हैं। तो उस वजह से अप्रोचेज अलग होने की वजह से मुझे एग्ज़ाम में भी काफ़ी एज मिली, तो इसलिए मैं हॉलीवुड का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे के माइंड में डाउट रहता है कि यार बच्चे पूछते हैं कि भाई सिर्फ सर यूट्यूब से पढ़ लेंगे या पेड भी लेना पड़ेगा। तो आपका इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपने हॉलीवुड का पेड कोर्स भी लिया था या सिर्फ हॉलीवुड की यूट्यूब क्लासेस से ही आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई थी? सर ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट का प्रिपरेशन लेवल क्या है। अगर उसको बेसिक्स पढ़ना है तो मैं समझता हूँ कि बेसिक के टाइम पे पेड कोर्स लेना सही रहता है, क्योंकि आप इधर-उधर भटकते नहीं हैं। और अगर आप ऑलरेडी एडवांस स्टेज पर है, तब मुझे लगता है कि आप यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट पेड में ये होता है कि स्ट्रक्चर्ड वे में मिलता है और थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम रहता है। आप फोकस रहता है कि क्लासेस को लेकर और एक परफेक्टली शेड्यूल्ड क्लासेस होती हैं, अलाइन्ड होता है एग्ज़ाम के लिए, तो वो बेटर रहता है। तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि पेड कोर्स अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो ले लें। Okay. तो हॉलीवुड का जो आपने पेड कोर्स अगर लिया तो उसका लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और कौन सा अपने पर्टिकुलर, क्योंकि बच्चों के माइंड में रहता है कि कौन सा वाला लें। तो अगर आप बताना चाहेंगे तो आपने कौन सा पर्टिकुलर टेस्ट लिया? मैंने सुपर एलिट लिया था और मोस्टली मेरा क्वांट रीजनिंग और मॉक टेस्ट के लिए था। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था शुभम सर के साथ और संजय सर के साथ, और संजय सर को तो मैं पहले से ही फॉलो कर रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस हमेशा से ही अच्छा रहा है और मॉक्स के साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और एक अच्छी बात ऑली बोर्ड की है कि जितनी भी फैकल्टीज है सब नो नॉनसेंस है। पढ़ाई की बात होती है और कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई बेकार का मोटिवेशन कोट नहीं है। और क्योंकि मैं वर्किंग था तो मेरे लिए टाइम का कंस्ट्रेंट रहता था, तो मुझे हमेशा वो रहता था कि बस स्टार्ट टू एंड वो पढ़ाई हो। तो सीरियस माहौल में होता है तो क्या होता है कि सर एक माइंडसेट वैसा ही रहता है, तो और मैं शुरू से उसी माइंडसेट में रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे ऑली बोर्ड के दोनों ही फैकल्टीज संजय सर और शुभम सर बहुत अच्छे लगे, क्योंकि क्लासेस में कोई भी बेकार की चीज़ें नहीं है और बेकार की कोई मस्ती मजाक भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई होती है और वही अल्टीमेटली काम करती है। बच्चों का एक डाउट रहता है रीजन की रीजनिंग ना मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट में, बट वो ट्रिकी भी है, मतलब एक गैम्बल भी बच्चों के माइंड में रहता है ना? तो आपने रीजनिंग सब्जेक्ट को कैसे टेकल किया, एक बार इसके बारे में बताएं, फिर फर्दर क्वेश्चन आपसे एक बार पूछते हैं। रीजनिंग इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बहुत ही। हाँ, ये है कि हमने एकेडमिक्स में कभी पढ़ा नहीं है, बट अगर आप थोड़ा-सा अगर ध्यान से पढ़ें तो बहुत स्कोरिंग है, इवन प्री मेंस दोनों में। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल अब बढ़ गया है, तो आपको उस तरह से तैयार होना पड़ेगा। पहला तो ये है कि आप बेसिक्स पर बहुत फ़ोकस कीजिए। हमारा एक्चुअली स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग बेसिक्स सीखने के टाइम पे बहुत रश कर जाते हैं, कि लेक्चर हो गया बस चल जाए, बट वो नहीं होता है। आपको एक लेक्चर को वापस से 2-3 बार देख के उसके नोट्स बनाएँ, प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, डिफरेंट पैटर्न्स और वेरिएशंस रखें, तभी आपको पता चलेगा कि एक टॉपिक की कितनी वैरायटी बन सकती है। ज जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे पज़ल्स हैं, पज़ल्स में बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, लाइन्स आती हैं। जब भी आपको कोई नई ऐसी लाइन मिले या कीवर्ड मिले, आप उसको नोट डाउन करके उसकी मीनिंग लिख लीजिए और एक आपके पास एक शीट होनी चाहिए जिसमें वो सारे ट्रिक्स और फॉर्मूले होते हैं कि भाई ये इस कोड का मतलब ये है, इस कीवर्ड का मतलब ये है, ताकि जब आप एग्ज़ाम में जाएँ तो आपको क्लैरिटी रहे कि अच्छा ये स्टेटमेंट है तो इसका मतलब क्या होता है। और सबसे बड़ी बात मेंस में जब हम लोग करते हैं तो मेंस में भी क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने
सही तरीके से क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया और उनको टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कर लिया, तो आपको बहुत एज मिलेगी जीए। और इस बार तो पेपर ईजी भी था और मुझे सच बताऊँ तो बहुत ईजी लगा और काफ़ी स्कोरिंग था और मुझे स्कोर भी अच्छे आए। एक एक बच्चों का डाउट रहता है रिगार्डिंग क्रिटिकल रीजनिंग, जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। जहाँ तक मुझे याद है पहले एस बी आई पी ओ में 4 से 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 6 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक से देखने को मिलते थे, बट इस बार 9 क्वेश्चन देखने को मिले, है ना। और यूजुअली बच्चा क्रिटिकल रीजनिंग अवॉइड करता है, ऑलमोस्ट 25% वेटेज है उसका, है ना। तो क्रिटिकल रीजनिंग का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा आपकी इस बैंकिंग की प्रिपरेशन में ओवरऑल, एक बार बताइए इसके बारे में। मेरा मेंस में सबसे पहला फोकस ही क्रिटिकल रहता है बिकॉज इंग्लिश मेरा फोर्टे रहा है। तो हमेशा से ही मेरा क्रिटिकल रीजनिंग ही हमेशा फेवरेट रहा है। एंड रीजनिंग का सबसे स्कोरिंग सेक्शन मुझे वो लगता है, क्योंकि आपने अगर बेसिक कुछ कीवर्ड्स को अच्छे से समझ लिया और उस लॉजिक को क्रैक कर लिया, क्रिटिकल रीजनिंग बहुत जल्दी बनता है। आपको बस वो स्टेटमेंट पढ़ के आपको इन्फर करना है कि क्या कह रहा है। तो मुझे तो बड़ा स्कोरिंग लगा। इसके लिए बस ये है कि आपको बेसिक जो टर्म्स, एजम्पशंस, इन्फरेंस वगैरह है उनके कीवर्ड समझिए। फिर क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कह क्या रहा है, डायरेक्शन में क्या है। फिर जो भी ऑप्शंस है, कई बार ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, आप पढ़ते ही आपको समझ में आता था। तो ये सब आपको सोच के समझ के जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिस जितना करेंगे, क्रिटिकल रीजनिंग स्कोरिंग है प्रोवाइडेड आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है और उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की है। और मेरे केस में तो मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चंस किए थे एंड आई थिंक सारे करेक्ट थे। क्रिटिकल रीजनिंग का ये भी है कि मैंने सर से ही पढ़ा है, लास्ट ईयर भी और इस साल भी। और जितना सर पढ़ाते हैं उतना मुझे नहीं लगता कि कोई इतना डिटेल में पढ़ाते, क्योंकि मैंने देखा है कई प्लेटफॉर्म्स पर अवॉइड किया जाता है और सजेस्ट किया जाता है ना करें। लेकिन इस बार अगर एस बी आई क्लर्क भी देखे तो वहाँ पे भी 13-14 क्वेश्चन आ गए थे, तो वहाँ पे फंस जाता है स्टूडेंट, क्योंकि एक टॉपिक आपका सिलेक्शन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि कोई भी टॉपिक छोड़ा ना जाए, उसको जितना हो सके कवर किया जाए, ताकि आपको लास्ट मोमेंट में कोई भी इशू ना हो। और सच में ये एक बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस रहा है, जब भी क्लास में जाओ और क्रिटिकल रीजनिंग करो, जिस तरह से सर लॉजिक क्रैक कराते हैं, एग्जांपल देते हैं, वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा है हमेशा से ही। अच्छा, अगर हम मॉक टेस्ट की बात करते हैं तो मॉक टेस्ट में आपने प्रीलिम्स या मेंस के कितने कितने मॉक टेस्ट दिए, और मॉक टेस्ट देना ही जरूरी है या साथ में एनालिसिस करना जरूरी है? जैसे स्टूडेंट्स का अक्सर क्वेश्चंस होते हैं कि हम सर एक प्रीलिम्स का टेस्ट दे लेते हैं, एक मेंस का दे लेते हैं, क्या ये इनफ है? बट क्या आपके नजरिए से ऐसा है कि प्रीलिम्स का एक टेस्ट अगर दिया है तो जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हो उसको भी पहले एनालिसिस करें, या मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या होना चाहिए? मॉक टेस्ट देने का सबसे पहला सही तरीका है कि आप 50 to 60% सिलेबस कवर करें, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है कि डे वन से कहा जाता है मॉक टेस्ट दो, बट ये रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आपको कुछ आता ही नहीं है तो आप मॉक देकर क्या ही करेंगे। तो मेरा मानना है कि हर सब्जेक्ट के जब आप 50 to 60% सिलेबस कवर कर चुके हैं तब आप स्टार्ट करें। मॉक्स को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप रैंडमली देते रहेंगे तो कुछ भी नहीं सीखेंगे। जब आप मॉक एनालिसिस करेंगे, उससे आप देखेंगे आपकी स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या है, वीकनेस क्या है, आपकी गलतियाँ क्या हुई हैं। तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तब आप उन वीक सेक्शंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तभी जाकर आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। वरना रैंडम मॉक्स कितने भी दे दो, 100 भी दे दो, तो भी आपको कुछ भी लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। एक डाउट बच्चे के माइंड में आता है, मॉक को कैसे एनालाइज किया जाए? क्या आपने, मतलब एक होता है ना कि आप गलतियां कर रहे हैं, तो अगर आपने गलतियां की तो उसको कैसे आपने टैकल किया ताकि अगले मॉक में वो रिपीट ना हो, और कैसे मॉक टेस्ट में आपको हेल्प हुआ अपने स्कोर को बूस्ट करने के लिए, राइट? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मॉक टेस्ट का एनालिसिस सबसे की पॉइंट होता है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है लोग बोलते हैं मैंने 60-70 मॉक दिए हैं, और मेरे पास उतना टाइम रहता नहीं था कि मैं इतने मॉक दूँ। लेकिन मैंने जितने भी दिए, मैंने इंश्योर किया कि उनका एनालिसिस किया। मैंने मैंने जितने भी अटेम्प्ट किए हैं उनकी एक्यूरेसी पर काम किया कि मैं 100% एक्यूरेसी स्ट्राइक रखूँ। और कभी हो जाता था, कभी नहीं होता था, अराउंड 90 to 95% ही रहता था, कभी 80 भी जाता था। तो मैं देखता था कि मेरी गलतियाँ कहाँ हैं। किसी क्वेश्चन में अगर मैंने ज़्यादा टाइम लिया, अगर क्या उसको मैं कम टाइम में कर सकता था, क्या अप्रोच होनी चाहिए। कहीं पे अगर मैंने मिसरीड किया है कोई क्वेश्चन अगर, तो वो मैं देखता था। तो मैं वो नोट करके रखता था कि इस मॉक के इस क्वेश्चन में मेरी गलती हुई है। और उन क्वेश्चंस को मैं वापस, जैसे भी रैंडमली मुझे टाइम मिला, मैं उनको वापस से पिक करके सॉल्व करता था। उससे क्या होता था कि सर रिवीजन भी हो जाता था टॉपिक वाइज, और एक तरह से एक पूरा एक चैप्टर रिवाइज हो। कई बार हुआ कि जैसे मेंसुरेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी अक्सर छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने उन पर बहुत फोकस किया। और इस बार मेंसुरेशन मेरी शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस आ गए, तो मुझे स्ट्रेट 2 मार्क्स मिल गए। तो वैसे मैंने हर टॉपिक को कवर किया उस मॉक्स के थ्रू। काफ़ी वेरिएशन मिलती है, क्योंकि मॉक्स में डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली। तो अभी जैसे आपने देखा कि एसबीआई क्लर्क की वैकेंसीज आई थी एंड अराउंड 14 to 15,000 वैकेंसीज थी, बट फॉर्म जो है वो 20 लाख प्लस फिल हुए थे। तो आपकी नज़र में एक्चुअल में कंपटीशन कितना है? अगर 20 लाख बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो क्या मतलब हमें बहुत टेंस्ड होना चाहिए, या किस तरह प्रिपरेशन करनी चाहिए अपनी कि हमारा सिलेक्शन हो पाए? सर एक्चुअली अपनी कंट्री में ये है कि भेड़-चाल बहुत है। कोई कह देता है ये फॉर्म फिल करो, वो कर देते हैं। तो पता होता नहीं है, तो आधी जनता तो वैसे ही जाती है। तो एक्चुअली देखा जाए तो कंपटीशन हार्डली 10 to 20% होता है, जितने भी एक्चुअल अप्लाई करते हैं।
और उसमें भी आधी जनता को ये पता नहीं होता सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कुछ भी नहीं पता होता। तो वैसे देखा जाए तो बहुत कम कंपटीशन है, लेकिन एक्चुअली जो सीरियस बच्चे हैं वो भी कई बार गलतियाँ कर जाते हैं जिस वजह से वो बाहर हो जाते हैं। एक्चुअली कंपटीशन देखा जाए तो बहुत कम रहता है, जस्ट 1 लाख 2 लाख का ही कंपटीशन रहता है, तो उसमें एक्चुअली एग्ज़ाम निकालना ईज़ी ही होता है मेरे हिसाब से। एक सवाल सभी बच्चों के माइंड में रहता है और ये आपसे पूछना बहुत ही ज़रूरी है। एक बिगिनर जब तैयारी करता है ना? तो वो क्या गलतियाँ करता है कि भई, क्योंकि मानना ये है कि एक क्लर्क का एग्ज़ाम निकालने के लिए आई गेस 6 मंथ्स और एक पीओ का एग्ज़ाम मोर देन, मतलब 1 साल सफिशिएंट है। तो एक बिगिनर ऐसी क्या गलतियाँ करता है जिससे उसे सिलेक्शन में बहुत देरी हो जाती है, काफ़ी लंबा समय लग जाता है? दरअसल सर एक्चुअली क्या है ना कि जिस तरह से हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी चेंज हुई है, जिस तरह से माहौल बदला है, बच्चे भटकते ज़्यादा हैं। और जैसे कहीं पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर देख लिए या लाइव काउंट ज़्यादा देखे, वहाँ चले जाते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या कंटेंट दिया जा रहा है। तो वहाँ पे एक है, प्लस पढ़ने से ज़्यादा दूसरी चीज़ों में फ़ोकस रहता है कि सोशल मीडिया हो गया या कोई टीचर है, उसकी रील्स और उस पर ज़्यादा फ़ोकस रहता है, रादर देन एनीथिंग। तो भटकना ख़त्म होता नहीं है, और जब तक वो रियलाइज़ेशन होता है, तब तक या तो 2-3 साल चले जाते हैं और उसके बाद रिग्रेट फ़ील होता है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस है, मेरे हिसाब से यही मेन हर्डल होते हैं। तो बच्चे के मतलब बच्चे को डील कैसे करना चाहिए? उसे कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर हम नॉर्मली देखें, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि एक बच्चा जब यूट्यूब पे जाता है ना? और वो कुछ सर्च करता है, तो भई जहाँ पे ज़्यादा लाइव वॉचिंग चल रही होती है या फिर जहाँ पे ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, तो बच्चा उसी वीडियो को ओपन करता है ना? तो एक बच्चे को कैसे बच्चा डिसाइड करेगा कि भई उसके लिए सही पाथ क्या है? मेरा हमेशा से थंब रूल रहा है कि जहाँ पे ज़्यादा व्यूज़ है और लाइक्स है, वहाँ मत जाओ। मैं हमेशा उसका उल्टा करता हूँ। और उसी चक्कर में मुझे ऐसे फैकल्टीज़ मिले जो बहुत ही अंडररेटेड रहे, बट उन्होंने उस तरह से पढ़ाया कि एग्ज़ाम में क्या आता है और आपको पढ़ना कैसे है। तो उससे मुझे काफ़ी मदद मिली, और आई थिंक यही रिज़ल्ट जो आज आया है, तो उसी की बदौलत है। अच्छा, अपनी जैसे आपने जो भी प्रिपरेशन की है उसमें क्वांट से रिलेटेड कुछ बताइए। सर क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन स्टूडेंट्स जानते नहीं उसे डील कैसे करना है। मोस्टली स्टूडेंट का फोकस अरिथमेटिक पर नहीं होता है, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन पे होता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत कम ही ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अरिथमेटिक और डीआई पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो पूरा साल ही सिंप्लीफिकेशन में निकाल देते हैं। तो उस वजह से बच्चे का सिलेक्शन भी नहीं होता है और भ्रमित रहते हैं। तो मेरा सजेशन हमेशा से यही रहा है कि अरिथमेटिक और डीआई पर ज़्यादा फोकस किया जाए, और उस वजह से वही चीज़ आपको प्री और मेंस दोनों में ही काम आएगी और आपको एक सिलेक्शन की ओर लेकर जाएगी। और क्वांट में भी बच्चों को दिक्कत आती है कि एक सही टीचर वो फाइंड आउट नहीं कर पाते कि यार मेरे लिए एक बेस्ट टीचर क्या है, क्योंकि बच्चे तलाश में रहते हैं, क्योंकि वही एक सवाल बच्चे के माइंड में बार बार आता रहता है कि भाई व्यू के पीछे जाते हैं, सब्सक्राइबर के पीछे जाते हैं। तो आपने अपनी फैकल्टीज को कैसे चुना, स्पेशली क्वांट के लिए कैसे चुना, थोड़ा वो बताएं। एक्चुअली इस बार जब मैंने तैयारी शुरू की थी, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल ही अंडर कवर रखा, ज़्यादा लोगों को बताया ही नहीं था। और जब मैं सर्च कर रहा था क्वांट कहाँ से किया जाए, मैंने एक जस्ट कुछ एक शॉर्ट देखा एक स्टूडेंट का जिनका सिलेक्शन हुआ था आईबीपीएस पीओ में। वो शुभम सर के स्टूडेंट थे। तो फिर मैंने आपसे ही पूछा था कि सर कैसा पढ़ाते हैं, एंड आपने सजेस्ट किया कि आप देखो एक बार। तो मैंने कुछ क्लासेस देखी और मुझे अप्रोचेस बहुत अच्छे लगे, तो मैंने स्क्रैच से शुरू किया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई स्टार्टेड फ्रॉम द कैलकुलेशन पार्ट, तो वहाँ से शुरू किया था। एंड अगर मैं ये कहूँगा तो शायद लोग हंसेंगे, रेशियो का जो चैप्टर था उसको मुझे समझने में 10 दिन लगे थे। बिकॉज जिस तरह से सर लेकर जा रहे थे उस पूरे टॉपिक को, मेरे लिए बिल्कुल ही अलग था, क्योंकि जो जहाँ मैंने पहले पढ़ा था वहाँ से बिल्कुल अलग। तो अपना एक बेस शिफ्ट करना था, तो वहाँ पे मुझे बहुत दिक्कत हुई, बट मैंने परसिस्टेंटली उस पर काम किया एंड फाइनली आई कुड क्रैक द चैप्टर। और जब एक बार वो क्रैक हुआ, उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। मतलब आपका ऑलरेडी एसबीआई पीओ क्लियर हो चुका है, आरबीआई असिस्टेंट भी क्लियर हो चुका है, स्टिल आपने पहले फाउंडेशन बैच किया। यस सर। तो मतलब ये थोड़ा समझ में नहीं आया। सर एक्चुअली क्या है कि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका बहुत अलग होता है। मैं आप एक सिलेक्टिव होकर नहीं पढ़ सकते। तो जब भी आप किसी को फॉलो करें, बिल्कुल स्क्रैच से कीजिए, ताकि उसके हर अप्रोच को समझ पाए, किस तरह से वो लेते हैं सब्जेक्ट को। तो वहाँ उस चीज़ के लिए मैंने स्क्रैच से शुरू किया था। एंड यस, कुछ चीज़ें होती है जब समझने में दिक्कत होती है, बट आप परसिस्टेंटली उसको अगर लगे रहते हैं, तो एक ना एक दिन वो क्रैक हो जाता है। तो इसीलिए मैंने स्क्रैच से किया और बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस रहा। मतलब लिमिटेड टाइम में जो भी सीखा वो एग्ज़ाम से रेलेवेंट था, और काफ़ी अप्रोचेस काम आई, प्री में भी मेंस में भी। एंड आई थिंक अब तक का जो मेरा क्वांट का एक्सपीरियंस रहा है, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस शुभम सर के साथ रहा है।
जैसे अभी आप भी देखते हो कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास टाइम काफ़ी कम होता है और क्लासेस की अगर हम बात करें तो क्लासेस में जो कोर्स देखे जाते हैं उसमें मैंने देखा कि क्वांट्स में भी क्लासेस हैं वो 250 क्लासेस हैं, 300 क्लासेस हैं, 350 क्लासेस हैं। तो स्टूडेंट्स जब कोर्स के बारे में देखते हैं तो उन्हें लगता है यार यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो सिर्फ 100 हैं और वहाँ पर हमें 350 क्लासेस मिल रही हैं। तो क्या यहाँ पर भी कुछ वेरी करता है कि 100 क्लासेस 350 है, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। तो क्या उसके लिए 350 क्लासेस, फिर यूट्यूब क्लासेस, फिर मॉक्स, ये सारा कुछ करना जरूरी है या 100 क्लास में भी काम चल सकता है? टू बी वेरी फेयर सर, मेरे पास 250-300 क्लासेस करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। तो मैं यही देखता हूँ कि कितने कम टाइम में मुझे अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। और अगर टीचर हर क्वेश्चन, हर पैटर्न का क्वेश्चन आपको करा ही देगा, तो आप खुद से क्या करेंगे? और अगर मैं 2.5 से 3 घंटे एक ही क्लास में बैठा रहूँ, तो मेरे पास रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो मेरे लिए टाइम का एक इशू होगा और वो हर किसी के लिए होगा। तो मेरा सजेशन हमेशा से ये रहेगा कि क्वालिटी पर फोकस करें, ना कि क्वांटिटी पर। 100 क्लासेस में भी आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने सही टीचर चुना है, जो जिनको पता है कि कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ाना है। रेस्ट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने आपके डाउट्स क्लियर होंगे, उतना ही आप फंडामेंटली स्ट्रांग होंगे और एग्जाम में आपको वही चीज़ काम आएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये होता है कि जो मेंस हमारा होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स ही काम आते हैं। तो क्या ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स ही काम आते हैं या जब हम मेंस का कुछ क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो कहीं-कहीं पर हमारी रेशियो की टेक्निक्स काम आ सकती हैं और कहीं-कहीं पर जैसे 20% है तो उसको हम 5-6 के रेशियो में बनाकर या 50-60 के रेशियो में बनाकर क्वेश्चन को थोड़ा-सा हम ईज़ी वे में कर सकते हैं? सर वैसे तो बेसिक्स ही काम आते हैं, वहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लगती है, लेकिन हाँ, कई जगहों पर लगती है, कई जगह, बट वो आपको बहुत प्रैक्टिस के बाद ही समझ आएगा कि कहाँ पे लगती है। जैसे एलिगेशन है, वो बहुत जगह पर यूज़ होता है, बट हमें समझ नहीं आता कि कहाँ पे लगता है। बट वो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप अप्रोचेस के साथ फ़ैमिलियर होंगे, तभी आपको पता चलेगा। इसीलिए क्वांट हो, चाहे रीज़निंग हो, चाहे इंग्लिश, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस आपको फ़ैमिलियर करती है अलग पैटर्न के क्वेश्चंस के साथ-साथ, साथ ही साथ आपके अप्रोचेस डेवलप होते हैं कि आपने जिस अप्रोच से किया और अगर कोई और अप्रोच से जल्दी हो सकता है, तो आप उसको सीख पाते हैं। तो होता है, रेशियो मेथड्स कई जगहों पर यूज़ होता है, एलिगेशन यूज़ होगा, आपके एवरेज का जो वेटेड एवरेज वाला है, वो भी यूज़ होता है। तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह से सोचते हैं, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है जब आप किसी क्वेश्चन को डील करते हैं। तो वो मॉक से आती है और आपके फंडामेंटल जितने क्लियर होते हैं, वो आपको हेल्प करेगी। अ, तो जैसे एक क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स के मन में होता है और अक्सर आपने भी देखा होगा, मुझसे भी चैट में बच्चे पूछते रहते हैं, सर क्या स्पीड मैथ्स के थ्रू ही हम अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं? ठीक है, अब तो स्पीड मैथ्स आप देख रहे हो 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हो गए, तो हाफ ऑफ मार्क्स का हो गया है। साथ में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कहते हैं, सर हमें कुछ टॉपिक्स बता दो 4 5 10 जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं, जिनके थ्रू हम अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है कि 5 10 टॉपिक के थ्रू हम पूरे एग्जाम को क्लियर कर लें? सर मैंने इस बार एसबीआई पीओ दिया था, तो मेरी शिफ्ट में सिर्फ 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, पूरा पेपर अरिथमेटिक और डीआई और डेटा सफिशिएंसी थे। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको अरिथमेटिक और डीआई पर रिलाई करना ही पड़ेगा। तो मेरा हमेशा से ही फोकस अरिथमेटिक और डीआई पर ही रहा है और उससे ही मुझे स्कोर मिला। और ये मेंस में भी आपको वही देखने को मिलेगा। और सिलेक्टिव होना बहुत सुसाइडल हो जाता है, क्योंकि कई बार होता है कि एग्जामिनर हो सकता है कि एक टॉपिक पर ज़्यादा फोकस कर दे और वही टॉपिक आपका वीक हो, तब आप क्या करेंगे? क्योंकि आप मेंस में सर देखते हैं मेंसुरेशन और प्रोबेबिलिटी पर ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, लाइक 5 टू 6 मार्क्स के आते हैं और मेंस में 5 टू 6 मार्क्स भी बहुत हो जाते हैं, मतलब आपका एक सेक्शनल कट ऑफ निकल जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे हिसाब से तो जो भी टॉपिक्स हैं आपके, आप सब पढ़िए, सभी की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर का माइंड किस तरह से डाइवर्ट हो जाए हम कह नहीं सकते। तो अनसर्टेनिटी में यही चीज़ें काम आएगी, आपका पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए। तो ये तो जो आपने बताया ये तो हो गई पीओ की बात। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो बातों को पकड़ते बहुत जल्दी हैं कि जो अभी सर ने बताया उससे तो सर पीओ की बात हो गई, बट क्लैरिकल में अगर हम देखें तो क्लैरिकल में तो सर स्पीड मैथ से या जो अर्थमेटिक के कुछ टॉपिक्स हैं उससे प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों निकाले जा सकते हैं। तो इसको भी बता दो थोड़ा सा। अगर आप देखेंगे सर, आता है सिंप्लीफिकेशन वगैरह, लेकिन अब क्लर्क में भी वेटेज घट रहा है। पहले जैसे 15-20 आते थे, अब 10 तक सीमित कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं एग्जामिनर खुद चाहता है कि आप अरिथमेटिक और डीआई पर वो ज़्यादा फोकस करें और इस बार तो आई थिंक एसबीआई क्लर्क में केस लेट काफ़ी देखने को मिली है। तो शॉक तो एग्जामिनर देगा ही, कहीं न कहीं वो आपको बता रहा है कि सिंप्लीफिकेशन वगैरह छोड़ो, अरिथमेटिक डीआई पर फोकस करो। तो मेरा तो सजेशन हमेशा से रहेगा, आप सीख लीजिए, प्रैक्टिस रखिए, लेकिन फोकस अरिथमेटिक और डीआई कीजिए, क्योंकि मेंस में आपको यही देखने को मिलेगा। और कई बार देखा जाता है सिंप्लीफिकेशन वगैरह ट्रिकी दे देते हैं, काफ़ी कैलकुलेटिव और फ्रैक्शन वाले देते हैं, जो हम स्टक हो जाते हैं। तो उस केस में जब वहाँ हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उतने में हम एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन कर सकते हैं, डेटा सफिशिएंसी कर सकते हैं। तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्जामिनर आपको आपसे क्या करना चाहते हैं। और स्पेशली जब आप अमीर मेथड से अरिथमेटिक कराते हैं, काफ़ी ईजिली हो जाता है। जब हम एक्स वाई मेथड से करते हैं, बहुत लेंदी होता है, तो टाइम बहुत बच जाता है। तो मेरे हिसाब से जब आपकी अप्रोच सॉलिड होती है, तो अरिथमेटिक बहुत केक वॉक हो जाता है। इवन डीआई ऑल्सो, और डीआई में भी आपके जैसे अप्रोचेस हैं, जिस तरह से आप बताते हैं, वो बहुत शानदार है, क्योंकि उससे
एक्चुअली 10 टू 20 सेकंड्स बच जाते हैं और उससे काफ़ी स्पीडली हो जाता है। तो मेरा तो फोकस हमेशा अरिथमेटिक और डीआई पर रहा है, तो और क्लरिकल में भी मेरे हिसाब से वही फोकस करना चाहिए। एक बात समझ नहीं आई, ये भी अमीर मेथड की आपने बात की सर, ये अमीर मेथड क्या है? अमीर मेथड शुभम सर का मेथड है। अच्छा। जब हम ज़्यादातर नॉर्मली क्या होता है, हम बेसिक से करते हैं एक्स या जो भी है। सर के हर क्वेश्चन, हर अप्रोच में एक अमीर मेथड होता है, जिसमें वो बताते हैं कि कम समय में आप क्या कैसे। उसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें कुछ नहीं, वो कॉन्सेप्ट और लॉजिक से भरा है। आपने एक बार उस चीज़ को समझ लिया तो ये समझ लीजिए कि आप हर क्वेश्चन में 10 से 15 सेकंड कम कर सकते हैं, और ये प्री एज वेल एज मेंस दोनों में ही एप्लीकेबल है और बहुत बेनिफिशियल है, टाइम बहुत बचता है। अच्छा, तो मतलब अमीर होने का मतलब है कि इस मेथड को अपना करके आप टाइम बचाएंगे और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, तो मतलब आप अमीर हो जाएंगे, राइट? यस सर। अच्छा, चलो मैं अभी तक सोच रहा था ये इंटरव्यू बहुत ही हमारा लाइक जैसे हमारी क्लासेस की तरह वो सीरियस होता जा रहा है। चलो अब समझ में आया कि कैसे अमीर हो रहे हैं। चलिए बढ़िया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, जैसे क्वांट के बारे में आपने बताया कि भाई ट्रिक एंड शॉर्टकट के बारे में, तो रीजनिंग के बारे में भी बच्चों को गाइड कीजिए, क्योंकि बच्चों के माइंड में एक डाउट रहता है ना? बच्चे ट्रिक का नाम लेंगे एज यू नो, है ना? तो क्या ट्रिक्स रियली में, देखो आपने कम से कम आई गेस आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबी असिस्टेंट 7-8 एग्जाम वन गो में निकाले हैं, है ना, और लगातार निकाले हैं। तो एक बार बच्चों को एडवाइस दीजिए कि भाई क्या कोई ट्रिक या शॉर्टकट आपके मेंस एग्जाम में हेल्प की? मैं थोड़ा सा इसमें मैं भी ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं भी जब सर की क्लासेस देखता हूँ तो मैं जितने भी कमेंट्स पढ़ता हूँ उसमें थैंक यू से ज़्यादा 2+1 पॉसिबिलिटी मुमकिन है ये लिखा होता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ ये 2+1 पॉसिबिलिटी क्या है, फर्स्ट वन। और सेकंड थिंग, मैंने एक मेथड, थर्ड मेथड को सुना है, क्या वो मेंस में भी कभी काम आता है? सर देखिए, प्री हो चाहे मेंस हो, आप शॉर्टकट ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते। प्री में कभी लग भी गया तो मेंस में बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली रीजनिंग के जो सिलॉक्स है, ये एक ऐसा चैप्टर है जो वेन से ज़्यादा एक्यूरेसी आप एक्यूरेटली कर सकते हैं। बाकी कोई मेथड उतना यूज़फुल नहीं होता है। प्री में आप कर सकते हो, मेंस में क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन होता है, आपके पास उतना समय नहीं रहता कि आप कर सकते हैं, और कई बार स्टेटमेंट्स में आप फंस भी जाते हैं क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है। तो उस केस में मुझे लगता है कि वेन बिल्कुल सेफेस्ट है, उससे एक्यूरेटली आंसर निकलता है। और रिगार्डिंग हैशटैग 211 पॉसिबिलिटी, ये है कि ज़्यादातर जगहों पर बताया जाता है कि एक पॉसिबिलिटी में पज़ल बन जाता है। मुझसे तो आज तक सर कभी बनी नहीं। तो मैं हमेशा से ही मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ पे जाऊँ, चाहे वो 3 ही हो, 4 ही हो, मैं बना लेता हूँ। इससे क्या होता है कि एलिमिनेट होते-होते आपका कॉन्फिडेंस बन जाता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इट जस्ट रिक्वायर कि अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, पॉसिबिलिटीज़ पहले से ही बना कर रखेंगे, आपके लिए ईज़ी हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है इनिशियली, क्योंकि पज़ल हमने कभी बनाई नहीं है, तो सीखने में टाइम लगेगा। लेकिन धीरे-धीरे जब आप प्रैक्टिस और अप्रोच आपकी सही होगी, कैसे किस पॉइंट से आपको पज़ल को स्टार्ट करना है, वो अगर आप सीख गए तो बहुत ईज़ी है। तो और जितनी पॉसिबिलिटीज़ बना सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटी 2 बनाकर चलिए, जल्दी से हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ योर लाइक बैंकिंग प्रिपरेशन एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट? कैसे आपने उसको ओवरकम किया? मेरा पूरी इस अभी की जर्नी में बोलूँ तो टाइम क्रंच रहा, क्योंकि मैं थ्रू आउट दिस जर्नी वर्किंग प्रोफेशनल रहा। प्लस हेल्थ के भी काफ़ी चैलेंजेस रहे, तो कई जगह पर ऐसा हुआ कि प्रिपरेशन छोड़ने का भी मन करता था और नर्वस ब्रेकडाउन भी हुए। लेकिन एक रेज़ोल्यूट माइंड रहने की वजह से शायद एक रहता था कि नहीं, मुझे करना ही है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रही है, कभी भी उस चीज़ को लेकर हमें रोका नहीं गया। तो एक सपोर्ट काफ़ी मिला, प्लस खुद के भी एक माइंड में था कि नहीं, मुझे कुछ करना है और एक अचीवमेंट लेनी है। तो फाइनली जब इस बार एक ईयर 1 आया तो लगा कि कुछ अचीव किया है। तो अब जाकर लगता है कि जो भी स्ट्रगल रहा या जो भी रहा, अब जाकर लगा कि चलो वो वर्थ था सब कुछ। बच्चों को लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो हम बाहर से देखते हैं ना दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि अंदर से भी चीज़ें वैसी ही हों। मैं आपको एक बात, जहाँ तक मुझे याद है अच्छे से, बात हुई थी मेरे निरंजन के भाई से। ये एसबीआई के एग्ज़ाम देने नहीं वाले थे, ये लिटरली एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम ड्रॉप करने वाले थे बिकॉज ये बीमार थे। तो एक बार अगर इसके बारे में थोड़ा बताना चाहें कि मतलब किस चीज़ ने मोटिवेट किया आपको एग्ज़ाम देने के लिए? बिकॉज मेरी बात हुई थी, स्टेटस लगा था, भैया का स्टेटस मैंने देखा था और मैंने उनको मैसेज किया था क्या हुआ, एंड ही सेड कि आप आई थिंक चेन्नई में थे उस टाइम पे यस। ट्रीटमेंट के लिए। यस। तो अगर थोड़ा बताना चाहें, और फिर क्या मतलब किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया इस एग्जाम को देने के लिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज देखो लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, अभी हम अच्छी अच्छी बातें पूछ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि सर बैक ऑफ द स्टेज क्या चल रहा है ना, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। तो अगर इसके बारे में कुछ बताना चाहें आप। सर सडनली तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी, एंड आई स्टार्टेड फेसिंग ब्रीदिंग इश्यूज़। और यहाँ क्योंकि उसको कंटेन नहीं कर पाए थे, तो आई वॉज एडमिटेड इन चेन्नई। तो उस वक्त ये था कि मैं 3 दिन सेंसलेस था, और जब होश आया तो मुझे एडवाइस किया गया कि आपको बहुत लंबे टाइम तक एक बेड रेस्ट पे रहना है। और 15 हार्डली 15 डेज़ थे मेरे मेंस के लिए। तो जब पहला थॉट मेरे आया कि मेरा मेंस पेंडिंग है, और मैंने सोचा मेंस कैसे दूंगा, और फैमिली से पहले ही अपोजिशन था कि आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। तो
वो एक फ़ेज़ ऐसा था जहाँ पे मुझे लगा कि कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज़ कोई जाने ही नहीं देगा। बट समहाउ हम लोग वापस गुवाहाटी आई शिफ्ट हुए, यहाँ पे भी मैं हॉस्पिटल में रहा। एग्ज़ाम से 4 दिन पहले मैं यहाँ आया था, और उन 4 दिनों में बस मैंने मॉक्स जो मैंने दिए हुए थे उनको एनालाइज़ करके एक डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट लिखा और एक कुछ चीज़ें रिवाइज़ किया, और मैं चला गया था। जाने की परमिशन बिल्कुल नहीं थी, घर से बहुत ज़्यादा अपोज़िशन था, इनफैक्ट एंटायर क्लान वाज़ अगेंस्ट मी। बट लास्ट मोमेंट में फ़ादर ने जस्ट एक कंडीशन रखी कि अगर आप वहाँ पे कुछ इश्यू होता है, आप पेन ड्रॉप करेंगे, आप आ जाएँगे, एग्ज़ाम नहीं छोड़ देंगे। उस कंडीशन पर मुझे जाने दिया था, एंड वापस मुझे हॉस्पिटल ही आना था। तो ये एक फ़ेज़ थोड़ा-सा चैलेंजिंग था, और मैं बिल्कुल ब्लैंक होके गया था कि जो भी होगा मैं बस ज़्यादा कुछ सोचूँगा नहीं। ये एक सैटिस्फैक्शन रहेगा कि मेरा एग्ज़ाम दे दिया है, बाकी जो होगा मैं देखूँगा। और टाइमर का भी प्रेशर नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, जस्ट जिस फ्लो में हो रहा था मैं करते गया। लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ और वो स्क्रीन पे जब अटेम्प्ट्स मैंने देखे, एक बार के लिए मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मैंने इतने अटेम्प्ट किए थे, और स्पेशली लाइक हर सेक्शन में मुझे लगा कि मैंने लास्ट टाइम जितना किया था उससे बेटर किया था, डिस्पाइट माय इल हेल्थ मैंने ज़्यादा अच्छा किया। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक पॉजिटिव माइंडसेट अगर होता है, कि रेज़ोल्यूशन आपके माइंड में होता है, तो एक बहुत इम्पैक्ट करता है, एंड आई थिंक दैट हेल्प्ड मी अ लॉट इन। ये मुझे एक ओम शांति ओम मूवी का एक डायलॉग याद आ गया सर। किसी मतलब चीज़ को अगर पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। कहाँ एक मतलब ऐसा टाइम था कि ये जो हमारे सामने जो शख्स बैठे हैं ये एग्ज़ाम ही नहीं देने वाले थे। रियली ये बहुत रियलिटी वाली बात है। और 4 दिन मतलब इन्होंने डिसाइड किया कि एग्ज़ाम देना है, और एआईआर रैंक 1, और कहाँ एग्ज़ाम देने नहीं वाले थे सर। तो ये मतलब एक एक श्लोक भी है ना सर, वो उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे नहीं सत्वत सिंहस्य परविशंति मुखे मृगा। मतलब परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करते, तो शिकार आपको करना पड़ेगा दोस्त। तो नहीं देते तो भी कुछ होता ही नहीं। बट उन्होंने सोचा कि यार 4 दिन में मैंने जितना पढ़ा है उसी को मैं बेस मान करके, उसी को अगर मैं रिवीजन के पर्पज से एग्जाम दे दूं तो क्या ही जाता है। आज देखिए रिजल्ट आपके सामने है। तो हमें भी इस चीज़ को सीखना पड़ेगा कि कई बार जो गुच्छे की आखिरी चाबी होती है ना, वो भी ताला खोलने की क्षमता रखती है। तो हार नहीं माननी है ना। हार नहीं माननी है दोस्तों, और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख है हमें, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देगी। शुभम सर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ ये भी है ना कि अभी जैसे जितने भी लोग अभी इंटरव्यू देख रहे हैं, एक अलग सी आग इनके अंदर आ रही होगी कि इस बार तो बस मैं भी एयर वन लाऊंगा, और ये जो जोश है ये लगता है 3-4 दिन तक इनके अंदर रहेगा, है ना। लेकिन ऐसे मोटिवेशन से अगर आप बार बार मोटिवेट हो रहे हो और ऐसे ही मोटिवेशन आपको हर 4 दिन में चाहिए है, तो फिर काफ़ी गलत ट्रैक में आप चल रहे हो। आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि सुबह सुबह हम पढ़ाने आए, पहले एक आपको मोटिवेशन की लाइन बताएं, आपको एक स्टूडेंट्स की कहानी सुनाएं, उसके बाद आप मोटिवेट हो कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, और उसके बाद फिर आप पबजी में लग जाएं, है ना। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको समझनी होगी। सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, अपने ट्रैक को देखिए कि मुझे किस ट्रैक में चलना है, वो ट्रैक सही है या नहीं है, और उसी में अगर आप चलते रहेंगे, अगर आपका 1-2 नंबर से रुक जाता है तो नेक्स्ट टाइम वो क्लियर जरूर होगा। आप अपने अंदर हमेशा ग्रोथ जरूर देखिए कि जो भी दिन आपके निकलते जा रहे हैं उसमें आप क्या सीख रहे हो। अपने टाइम को वेस्ट मत होने दो। अदरवाइज जैसे सर मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो फाउंडेशन को 4-4 बार पढ़ते हैं। तो मैं हमेशा ही बोलता हूं, जैसे बाहुबली हमने देखी, पहली बार बाहुबली बहुत अच्छी लगी, दूसरी बार में बाहुबली के डायलॉग्स याद हो जाते हैं, है ना, और वो था ना कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ठीक है, तो वो हमें पता भी चल जाता है, ठीक है। और तीसरी बार में तो हमें सब कुछ याद हो जाता है, फिर वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता। तो एक बार आप अगर फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हो, मेंस लेवल का कोई बैच स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले पूरा उसको कंप्लीट करो। ये नहीं कि हमने आधा देखा और उसको फिर छोड़ दिया और फिर हम दूसरे बैच में फिर चले जाते हैं। हम कोई भी बैच स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है, अगर वो 100% है तो वो विद इन 2 मंथ वो 50% हो जाती है, फिर लास्ट में बैच खत्म करते करते 20% हो जाती है। और सबसे पहले जब आपका एग्जाम आता है, तो वो जो बच्चे छोड़ के चले गए ना, उनका सबसे पहले डाउट आता है, सर एग्जाम अब क्लियर कैसे होगा, या मैं 15 दिन में एग्जाम कैसे क्लियर करूं, या मैं 20 दिन में करूं। निरंजन जी, कोई ऐसा मतलब सीरप आपके पास ऐसा सुना हो, या कोई हिमालयन बूटी आती हो जिसको कूट उट के बढ़िया एक अच्छी सी दवाई बनाई जा सके, जिसको सुबह शाम पानी के साथ लेने से ऐसा कोई एग्जाम क्लियर हो सकता है क्या? 10 दिन में एग्जाम क्लियर हो जाए, 15 दिन में एग्जाम क्लियर हो जाए? सर, क्योंकि मैं यूपीएससी बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो हमारे वहाँ पे बिल्कुल ही नो नॉनसेंस एटीट्यूड रखा जाता है। तो उस बैकग्राउंड के होने की वजह से शुरुआत में जब मैं बैंकिंग की तैयारी करता था, बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि वाईटी में इरेलीवेंट कंटेंट ज़्यादा होता था और मैं उस माहौल से नहीं हूँ। तो 2 महीने तो मुझे एडजस्ट होने में लगे, और इतने अजीब से कमेंट वगैरह पढ़ने की कभी आदत रही नहीं, तो उस माहौल से बड़ी एलर्जी होती थी शुरू में। फिर धीरे-धीरे जब आप जैसे फैकल्टीज़ मिले, तब लगा कि रेलेवेंट चीज़ें भी होती हैं,
और रही बात मोटिवेशन की, तो सर वर्किंग प्रोफेशनल को सुबह उठकर 9 बजे जाना होता है, मोटिवेशन क्या है वो होना ही है। तो मेरे पास ऐसा कुछ रहा नहीं, और ऑनेस्टली मैं इन सब में बिलीव नहीं करता। आप अगर फ़ोकस्ड है, आपको कुछ पाना है, तो डिसिप्लिन है, तो आप वही मतलब मैटर करता है। ये मोटिवेशन वगैरह तो मैं बिलीव नहीं करता सर। एक एडवाइस जो आप फ्यूचर एस बी आई पी ओ एस्पिरेंट्स और अदर बैंकिंग एस्पिरेंट जो बाकी आर आर बी, आई बी पी एस है ना, आर बी आई जो रेगुलेटरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप एक एडवाइस देना चाहेंगे? मेरा हमेशा से ही एक फंडा रहा कि कंसिस्टेंट रहे आप अपने एफर्ट्स में, अपने पढ़ाई को लेकर सीरियसनेस डे वन से होनी चाहिए। और जितना हो सके अपनी पढ़ाई को लेकर हमेशा से ही एक नो नॉनसेंस एटीट्यूड रखें, जो हमेशा काम आएगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, अपनी प्रोफाइल अपना जो भी है, आप थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहे, पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें, ब्रैग ना करें कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और जितना हो सके थोड़ा सा अपना सर्कल इतना पॉजिटिव लोगों के साथ रखें जो खुद उस फील्ड से जुड़े हैं, या जो आपको सही गाइडेंस दे। और इरेलीवेंट चीज़ों से बचें, रेलेवेंट फैकल्टीज़ रखें, उनके साथ टच में रहें। अब बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भैया रिप्लाई नहीं आता है या ये वो। सर टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, क्योंकि मैंने जिनसे भी पढ़ा है उनका हमेशा ही रिप्लाई आया है, हमेशा ही सजेशन आया है। ये डिपेंड करते हैं आप किससे टच में हैं और किस जगह से आप पढ़ रहे हैं, ये मैटर करेगा। और अगर आप सही जगह पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा, आपको हेल्प मिलती है। और एट ए पर्सनल लेवल भी काफ़ी संजय सर से और शुभम सर से मिली है हेल्प। तो मेरा मानना तो ये है कि आपके मेंटोर सही होने भी बहुत ज़रूरी है, जो आपको सही बता सकते हैं। हो सकता है कई बार आपको लगे कि बहुत कड़वा बोल गए हैं या आपको बहुत ब्लंटली एक आंसर दे दिया, बट वही चीज़ें आपको लास्ट में, आपको जब सिलेक्शन होगा ना, तब वही चीज़ें याद आएंगी कि यही गलतियाँ जो आप पॉइंट आउट करते थे, जब हमने करेक्ट की तो सिलेक्शन हुआ है। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा फोकस करें, और उन लोगों से दूर रहें जो आपको नेगेटिव जोन में रखते हैं। और प्रिपरेशन को एक 5 ईयर प्लान ना बनाएं, 2-3 साल के अंदर सिलेक्शन लेने की कोशिश करें। एक सवाल और है, आपका ए आई आर रैंक 1 आया है, तो इसका मेन कारण आप क्या मानते हैं? मतलब किस वजह से ये आपका एक ए आई आर रैंक 1 आया? क्या वो मेन रीज़न रहा? इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सर सबसे पहला तो अगर मैं, वैसे तो क्रेडिट पेरेंट्स को हमेशा ही देता हूँ पहले, और सभी देते हैं। लेकिन इस बार जब एक बार मैं मेंस दे के आया, तो मेरे अटेम्प्ट्स काफ़ी अच्छे थे। तो किसी फैकल्टी ने मुझे फ़ोन कर कहा कि ऐसे अटेम्प्ट मैंने बहुत कम देखे हैं, देखे ही नहीं हैं। और वो फ़ोन स्पीकर पे था और मेरे पापा ने सुना। उसके बाद जब सुना, उसके बाद कहा कि अगर तुम सिलेक्ट हुए, सबसे पहला नाम अपने टीचर्स का लेना। हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि हम बस आपको बैकडोर से सपोर्ट करते हैं। फ्रंट में आपको जो भी आपको नेसेसरी चीज़ें होती हैं, आपके फैकल्टीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे टीचर्स का थैंक यू, कि उनके जो भी नॉलेज और जो भी गाइडेंस है, उसने काफ़ी हेल्प किया। एंड डेफिनेटली बाद में पेरेंट्स हैं, जिन्होंने कभी भी कोई प्रेशर नहीं दिया किसी भी चीज़ को लेकर, और हमेशा उस आज़ादी में रखा कि आप जो भी करना चाहिए अच्छा करें। और ग्राउंडेड भी रखा कि कोई सक्सेस मिली है तो उसको एग्जैजरेट भी नहीं किया कि ठीक है और अच्छा कीजिए। तो उस वजह से शायद ये ग्राउंडेड भी रहा। और बाकी कुछ दोस्त भी हैं, बैंकर हैं सभी, जो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं, और जो भी मुझे जानते हैं, जिनसे मैं टच में रहा हूँ, बहुत ही ब्लेसिंग्स मिली है सबसे। और स्पेशली 2 लोगों का नाम लूँगा, 2 एक्स सर्विसमैन। मैं मेंस देकर आया था, वो बाहर मेरे लिए वेट कर रहे थे, और मुझे हॉस्पिटल इमरजेंसी पहुंचना था, बट समहाउ मैंने उनके लिए 1.5 घंटा टाइम निकाल कर वो बैठे थे। वहीं पे उन्होंने मुझे कहा कि सर आप सिलेक्ट होंगे ही, आप कुछ भी कर लो। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, सबसे पहले जब फैकल्टीज़ के अलावा जब मैंने उनको किया था, उनका फ़ोन आया था पर्सनली कि देखिए हमने कहा था आपका सिलेक्शन होगा। और AR1 पर वो मेरे घर पर आकर मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर कर गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा मोमेंट था मेरे लिए। अच्छा, अक्सर एक डाउट रहता है स्टूडेंट्स के मन में कि प्रीलिम्स हमें पहले पूरा का पूरा प्रीलिम्स कवर करना चाहिए या साथ में प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में लेके चलने चाहिए? सर क्योंकि मेंस के अगर हम डेट्स देखें तो टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है, और आजकल बहुत जल्दी एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। तो फर्स्ट डे से ही प्रीलिम्स और मेंस साथ में लीजिए। जो भी आप टॉपिक पढ़े उसका मेंस लेवल आप पहले से ही तैयार कर रखें, ताकि प्रीलिम्स के बाद आपके पास रिवीजन के लिए और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए एनफ टाइम रहे। तो उससे आपका हेल्प होता है कि आपको लास्ट में रश नहीं होता है। तो प्री और मेंस साथ में तैयार करना है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जानकर आपको हैरानी होगी, बहुत ही कम, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर देखने को मिलता है कि एस बी आई पी ओ में किसी स्टूडेंट को 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स मिले। जहाँ तक मुझे याद है, एक स्टूडेंट थी मेरी पुरानी, कृति गुप्ता, उन्हें 45 और एक बच्चे को 47 मार्क्स मिले थे, बट 50 आउट ऑफ 50 ये मैंने पहली बार देखा अपने बैंकिंग प्रिपरेशन की भी स्टेज में, और बैंकिंग जब से पढ़ा रहे हैं लगभग 10 साल हो गए इस स्टेज में, कि पहली बार देखा किसी बच्चे को फुल मार्क्स मिले हैं। तो एक बार निरंजन अपने इंटरव्यू के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए, ओवरऑल कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, एक बार बताएं समझ। इंटरव्यू मेरा बहुत इंटरेस्टिंग रहा, और इस बार जो इंटरव्यू था काफ़ी लेंदी भी था, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर क्लियर किया था, ज्वाइन नहीं किया था। तो मेरा एक स्ट्रेस पॉइंट था कि मे बी दे काउंटर करेंगे कि क्यों नहीं ज्वाइन किया।
तो उस वजह से थोड़ा-सा मुझे एक नर्वसनेस थी, बट मुझे काफ़ी लोग थे जो हेल्प कर रहे थे डील करने में। तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से तैयार किया, मैंने जितनी भी तैयारी की अच्छे से। और जब मैं मॉक देने गया तो सरप्राइज़िंगली उन्होंने उस पर कोई पूछा ही नहीं। जस्ट एक बेसिक प्रोफ़ाइल के बारे में पूछा एंड देन स्टार्ट, और बहुत ही अनकन्वेंशनल वे में लेकर गए थे। जैसे मुझसे नाम के मतलब के बारे में पूछा, लेकिन उसमें भी उन्होंने एक अलग ट्विस्ट डाल के पूछा कि अलख निरंजन का मतलब बताओ और कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो जब पहला ही क्वेश्चन मैंने सुना और मुझे लगा कि ये इंटरव्यू बहुत अलग से मुझे ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, और मैंने इमीडिएटली अपने माइंड को शांत किया कि नहीं, बहुत केयरफुली जवाब देना है। काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस भी थे, जैसे राइनो की पॉपुलेशन आसाम में कितनी है और यहाँ पे कामाख्या मंदिर है, उसका एग्जाम्पल देके पूछा कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे है, वो किसने इस्टेब्लिश किया था। तो काफ़ी डिफरेंट वे में पूछा, एंड द टू बी वेरी ऑनेस्ट जब हॉबी का पूछ रहे थे वहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली मुझसे, क्योंकि मैं तबला बजाता हूँ, तो उस पर पूछते पूछते एंड सडनली दे सेड ओके, तब आप ट्रेंड हैं तो आपको जो भी भाषा आती है उसमें गाना गा के, एक्सेप्ट हिंदी और इंग्लिश। उस वक्त मैं सच बताऊँ सर, पसीने आ रहे थे और मैं नहीं जानता था कि कैसे डील करना है, पर समहाउ मैंने कहा कि एक मेक और ब्रेक पॉइंट है, अगर मैंने कर दिया तो शायद मेरे लिए एक बहुत ही अचीवमेंट रहेगी। तो मैंने अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल किया और मैंने 4 लैंग्वेजेस में गाने गा दिए थे, और वो लोग स्टन्ड हो गए एंड उन्होंने पूछा नहीं कि नहीं नहीं, ये तो ठीक है, 4 लैंग्वेजेस चारों में में बनता तो गाने गए, है। वो 4 लैंग्वेजेस में गाने थे क्या? गाने थे क्या, और गा के भी दिखाया जा सकता बिल्कुल, है। अगर आप गा सके तो कौन सी सर लैंग्वेज थी जरा एक बार एक प्लीज। तो असमीज़ में गाया था, एक राजस्थानी में, एक बांग्ला में, एक उड़िया में गाया था। और उस वक़्त जो क्लिक हो रहा था मुझे समझ नहीं आया मैंने क्या गाया, जो क्लिक हुआ उस टाइम पे गा दिया। एंड शायद कोई गाना एप्रोप्रिएट नहीं भी होगा उस सिचुएशन के हिसाब से, बट मैंने उतना सोचा नहीं, बिकॉज़ एट द एंड रिज़ल्ट मैटर करता है कि आपने क्या किया है। तो मुझे लगा कि मैंने सैटिस्फैक्टरी थी, बिकॉज़ द पैनल वाज़ वेरी हैप्पी, और बाद में पूछा कि कहाँ से सीखा और वगैरह, तो वो खुश थे काफ़ी ज़्यादा। नहीं देखो, फिर से वही बात, आपने 4 तरह के गाने गाए, 1 या 2? नहीं, चार ही पूरे ना, नहीं, मैं जितने को तक तो नहीं आते। अरे अभी तो नहीं याद नहीं एक आ है, रहे। देखो अगर आप 4 गाएँगे तो एक आप देखो आसाम से हैं, हाँ, एक असमी गाना हम भी गाएँगे आपके लिए। हम अच्छा। नहीं आते। चलो मैं ही हम ही ठीक है, एक बार हो जाए प्लीज़। ठीक है। উধনিয়া কই খোপা কই দিলো নে বান্ধিবা ৰাতি ৰাতি টোপনি নাহে ৰাতি টোপনি নাহিলে উজাগৰে থাকিলে মৰম হেনো বেছিকৈ বাঢ়ে ইছাতি বিছাতি এপৰলৈ ৰাতি মই লিখিলোঁ তোমাৰে নাম আঙুলি মোৰ কাটি নজনাকৈ। ये बंगाली थी ये क्या? असमीज में था। असमीज़ थी? अच्छा बढ़िया, और कोई दूसरा गाना? नहीं, आपका है अभी। अच्छा मेरा गाना, अच्छा देखो मेरे साथ क्या है ना सर, ये जो मैंने थोड़े बहुत मतलब लैंग्वेज में मैं इतना प्रोफिशिएंट नहीं हूँ, बट थोड़े बहुत जो गाने मैंने सीखे थे, ये सीखे थे व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड। तो हम इंडिपेंडेंस डे में जाते थे, ऐसा ना लगे मेरा इंटरव्यू हो रहा है। तो उस टाइम पे जब इंडिपेंडेंस डे में डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम थे, तो लाल किले के सामने हमें पूरा एक मिलता था, है ना, पर्चा मिलता था, अलग अलग स्टेट के इसमें गाने होते थे। तो उसमें एक आसामी सॉन्ग था, जहाँ तक मुझे याद है वो था, ए माती रे मोर मोते माती के सुमिलो, এই মাটিকে জীবন সবে আকে আকে মসিল, এ মাটি রে মর মতে दूर आकाहार राहुन की अनु लागे लागे। आगे सर पूरे एग्जैक्ट नहीं आता, फिर भी मैं गा देता हूँ। मानुर मुकुल मोनर मलुति बुकुलो, शायद। नहीं, सही तो है। हाँ, मैं तो मुझे पता है, सही है। नहीं नहीं अरे नहीं, तो फिर ये उस टाइम सीखा था, तो थोड़ा बहुत टच में है। और दूसरा गाना बता, दूसरा कोई गाना। दूसरा मैंने लोकगीत गाया था जो गणगौर होता है हमारी कम्युनिटी में मनाया हाँ, जाता है। ये राजस्थान में होता है ना। यस हाँ यस। तो उसका एक फोक सॉन्ग गाया था, वो था खेलन दो गणगौर भंवर माने पूजन दो दिन चार ओ जी मारी सहेलिया जोवे बार। क्या बात है भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कौन सा है? कहीं उड़िया भी गाया था क्या? उड़िया एक्चुअली याद नहीं आ रहा मैंने क्या गाया था। चलो बढ़िया बढ़िया। नहीं नहीं तो चार लैंग्वेज, चार आपने सॉन्ग्स जो गाए थे, एक तो एसएमईज का हो गया, एक राजस्थानी हो गया, और कौन सा था? बांग्ला और उड़िया। बांग्ला और उड़िया। बांग्ला वाला कौन सा था? आई थिंक जितना मुझे याद है कोई लता जी का था। अच्छा, लता जी का था, तो एक बार हो जाए वो भी। उड़िया वाला गाएंगे तो एक उड़िया वाला और गाएंगे। आप उड़िया वाला क्या बात है। उड़िया याद नहीं आ रहा है। नहीं तो आप पहले उड़िया वाला कर लेना, फिर इनसे करवा लेंगे। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट मुझे मजा बहुत आ रहा है। तो पहले बंगाली करते हैं, है ना? আমি চলতে চলতে থেমে গেছি আমি বলতে বলতে ভুলে গেছি বলো না কি করে চলবো। अभी इतना याद है। सर उड़िया। उड़िया।
आप इतनी लैंग्वेज कहाँ से सीख गए हो? नहीं सर, थोड़ा बहुत सीखना पड़ता ना सर। एई दसो एई माटी ममता मोई माटी, एई दसो एई माटी ममता मोई माटी, सेबारे तारो जीवनो देवा, सेबारे तारो जीवनो देवा, रोकेबा तारो नाटी, एई दसो एई माटी ममता मोई माटी। क्या बात है सर। हाँ, ये सारे के सारे देशभक्ति से रिलेटेड जो थोड़े बहुत बोल याद हैं, ये 2000 आई थिंक 8 या 9 की बात है, तब सीखे थे, तो थोड़े बहुत जो माइंड में है तो वो थोड़े गुनगुना रहे तो सर। अभी तो और आते होंगे आपको। नहीं सर, उतने नहीं आते, फिर आप सारे मुझसे ही गवा देंगे सर। ठीक है, तो आपको ओडिया याद आया? सर नहीं सर। नहीं। तो ये थे हमारे साथ निरंजन जैन, जिन्होंने SBI PO Air 1 हासिल की है और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई उन्होंने, जिनको डेफिनेटली आपको फॉलो करना चाहिए और इस तरह आप अपने सिलेक्शन को बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो थैंक यू निरंजन जी, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम निकाला हमारे लिए। मुझे पता है बहुत हेक्टिक था आपके लिए ये शेड्यूल, एंड थैंक यू सो मच संजय सर, आप हमारे साथ यहाँ तक आए। एंड सारे स्टूडेंट्स जो भी हमें देख रहे हैं, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, एंड जल्दी से जो भी चीज़ें हैं उनको फॉलो करके अपनी भी एयर 1 लाओ। हम बहुत बेचैन हैं आपसे मिलने के लिए, जिससे जल्दी से जल्दी आप भी इस सीट में हो और हम आपका इंटरव्यू कर रहे हो। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।